हेलो दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स की। मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक आपको ड्रग के एक्शन या उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स समझ में नहीं आएगी। मैंने बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मा मीन ड्रग, काइनेटिक्स मीन मूवमेंट। तो ये क्या है? इट इज़ द ड्रग मूवमेंट और इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो है ड्रग के मूवमेंट को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। ये 4 मैकेनिज्म से होता है बेसिकली। मैंने बताया था आपको ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। और एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने पढ़ा कल। इस सेशन में भी अभी एब्जॉर्प्शन भी चल रहा है हमारा, तो बायो अवेलेबिलिटी हम पढ़ेंगे इसमें, जो कि अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में आता भी है और आपको समझ में आना भी चाहिए। बायो अवेलेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज़ अवेलेबल बायोलॉजिकली, और वी कैन से अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज़ अवेलेबल इन सिस्टमिक सर्कुलेशन और इन ब्लड। कितना अमाउंट, कितनी स्पीड पे ड्रग का जो आपका अवेलेबल है ब्लड में, दैट इज़ नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। तो यहाँ हम देखें कि बायो अवेलेबिलिटी इज़ मोर कॉमनली डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट दैट द एक्टिव ड्रग इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम अ डोसेज फॉर्म एंड बिकम्स अवेलेबल इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है? किसी भी एक्टिव ड्रग का रेट और एक्सटेंट जो कि किसी भी डोसेज फॉर्म से एब्जॉर्ब होता है और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है अमाउंट ड्रग का, उसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। हालांकि वो टैबलेट ली, टैबलेट आपने खाई, टैबलेट से कितनी ड्रग जो है, कितना API, कितना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ब्लड में पहुंचा, दैट इज़ बायो अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रेट एंड एक्सटेंट। मैंने आपको कल भी बताया था कि रेट का मतलब है स्पीड और एक्सटेंट मीन अमाउंट, मतलब what amount of drug at what speed is reaches in the systemic circulation is known as bioavailability। यहाँ 2 टर्म आपको याद रखनी है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग रीचेज टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इज बायोअवेलेबिलिटी। यहाँ हम देखें कि इन अदर वर्ड्स बायोअवेलेबिलिटी रिफर्स टू द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन of a drug from a dosage form as determined by its concentration time curve in blood or by its excretion in urine। एक दूसरी टर्म में क्या है, हम कैसे कहते हैं कि ड्रग का रेट और एक्सटेंट जो है, एब्जॉर्प्शन जो है, वो हम डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेशन टाइम कर्व से ब्लड में, और या जो है उसके जो यूरिन से, उसके एक्सक्रीशन से। तो यहाँ पे एक ग्राफ है, आप इस ग्राफ को देख लें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। यहाँ आप देखें एक ग्राफ है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप इसको देखें जैसे ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम कर्व है, जो कि डिपिक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन 3 प्रिपरेशंस ऑफ अ ड्रग कंटेनिंग द सेम अमाउंट। इसमें क्या हुआ है कि 3 प्रिपरेशंस हैं, 3 मेडिसिन हैं जिनको लिया गया है इसमें सेम अमाउंट में। तो ये बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंस कैसे कैसे होगा, ये फिगर बताती है हमें। यहाँ पे हम देखें, आप पढ़ेंगे अभी, हालांकि हम इसको, कि नोट दैट फॉर्मुलेशन B इज़ मोर स्लोली। हमने 3 फॉर्मुलेशन यहाँ पर लिए हैं, A, B और C। तो यहाँ पे कि फॉर्मुलेशन B इज़ मोर स्लोली एब्जॉर्ब्ड देन A। यहाँ पहले हम इसको एक बार हम देख लेते हैं। इसको एक कर्व है टाइम और प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बीच, टाइम और प्लाज्मा कंसंट्रेशन। 3 ड्रग हैं यहाँ पे, A, B और C। यहाँ आप देखें कि जो 3 और उसमें टर्म्स हैं, यहाँ पर देखा है आपने कि जो ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, ये जो कर्व आप देख रहे हैं इस टाइप से, ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, और
वहीं कुछ टर्म्स हैं, एक टर्म है आपका MEC, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। दूसरा टर्म यहाँ पे लिखा है आपका थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन, और थर्ड इज़ टॉक्सिक लेवल। टॉक्सिक लेवल यहाँ हम 3 ड्रग हैं ये, इनको एक बार हम देख लेते हैं। जैसा आप देखें मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ये वाला जो ये लाइन है आप देखें, जो ग्रीन कलर से मैं खींच रहा हूँ यहाँ पर, ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। दूसरी जो लाइन है यहाँ पे आप देखें, ये जो ब्लू कलर से मैं खींच रहा हूँ यहाँ पे, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन। वहीं जो थर्ड लाइन है जो कि मैं रेड कलर से यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, तो ये है आपका टॉक्सिक लेवल। टॉक्सिक लेवल तो 3 ये टाइप के 3 लेवल हैं, ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन और टॉक्सिक लेवल। अब हमने देखा यहाँ पे कि 3 ड्रग्स हमने यहाँ ली हैं, A, B और C। तो अगर हम बात करते हैं A की, तो A जो ड्रग है, जो A ड्रग है ये वाली, ये जो है इसने मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को तो क्रॉस किया ही, और इसे थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन को भी इसने क्रॉस किया है। मतलब जो इसका एब्जॉर्प्शन जो है इतना हुआ है कि थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन भी इसमें क्रॉस हो गया है। यहाँ आप देखें ये वाला, मैं एक बार इसको देखा, थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ यहाँ पे। ये वाला जो A ड्रग है ये एब्जॉर्ब हुआ, और यहाँ पर तो ये जो है यहाँ आपने देखा कि टॉक्सिक लेवल को भी इसने टच नहीं किया है, लेकिन थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन के लेवल को इसने क्रॉस किया है। इसका मतलब है इसका एब्जॉर्प्शन एक ऑप्टिमम लेवल पर हुआ है। और वहीं दूसरी ड्रग हम देखें बी ने जो है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को तो टच किया है, लेकिन थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन तक नहीं पहुंची। हालांकि दोनों का एब्जॉर्प्शन देखा जाए तो दोनों का जो सेम हुआ यहाँ पे। तो और वहीं दूसरी बात हम देखें कि सी जो है वो सी जो ग्राफ है इसने जो है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को भी ये क्रॉस नहीं कर पाया। तो यहाँ हम देखें, मैंने आपको ये बताया भी है यहाँ पे कि फॉर ए ड्रग टू बी थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव इट शुड क्रॉस MEC। यहाँ मैंने लिखा भी है कि किसी भी ड्रग को थेरेप्यूटिकली एक्टिव होने के लिए उसको मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस करना ज़रूरी है। जब तक ड्रग जो है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस नहीं करेगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो वो जो है अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, वो एक्शन नहीं देगी, थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव नहीं होगी, उससे जो आराम मिलना संभव नहीं है। तो आप देखें, आप यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि नोट दैट फॉर्मुलेशन B इज़ मोर स्लोली एब्जॉर्ब देन A, क्योंकि मैंने बताया कि जो A है वो फास्टली एब्जॉर्ब हुई, जो कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन को भी क्रॉस कर गई। तो ये मोर स्लोली एब्जॉर्ब्ड देन A, दो अल्टीमेटली बोथ आर एब्जॉर्ब्ड। हालांकि जो है दोनों की दोनों फॉर्मुलेशन B भी और A भी, दोनों ही फॉर्मुलेशन जो है वो सेम एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब हो गई हैं। हालांकि जो इसका एरिया अंडर द कर्व है वो सेम, दोनों का सेम है। वहीं हम देखें B, जो फॉर्मुलेशन B है, मे नॉट प्रोड्यूस थेरेप्यूटिक इफेक्ट। हालांकि जो B है वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। क्यों? और क्योंकि जो है वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को तो टच किया है, लेकिन थेरेप्यूटिक लेवल तक वो नहीं पहुंच पाई। जबकि C को हम देखें, C इज़ एब्जॉर्ब्ड टू लेसर एक्सटेंट, और C जो है, C ने तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन MEC को भी टच नहीं किया, और इसलिए जो है इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होगी बहुत कम होगी, लोअर बायो अवेलेबिलिटी C की। तो वहाँ हम देखें कि बायो अवेलेबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ अ ड्रग दैट रीचेज टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज्ड फॉर्म में पहुँचती है, तो उसको
एक्सटेंट को जो मेज़र करते हैं, उसका जो कितना अमाउंट ब्लड में पहुंचा है, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। वहीं हमने देखा कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इंजेक्टेड आईवी, जब आईवी रूट से हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% होती है, 100% होती है। बट इट इज़ फ्रिक्वेंटली लोअर आफ्टर ओरल इंजेक्शन बिकॉज, हालांकि जो है आईवी रूट्स हम लेते हैं तो 100% जो है बायो अवेलेबिलिटी होती है, जबकि वहीं हम ओरल रूट से अगर ड्रग लेते हैं तो उस ओरल रूट से ड्रग लेने के बाद में बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होगी। उसके कुछ रीजंस हैं, क्या क्या रीजंस हैं हम देख लें कि नंबर 1 क्या है कि ड्रग में भी इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब, जब हम ओरल रूट से ड्रग लेते हैं तो वो इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो सकती है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसका, तो बायो अवेलेबिलिटी भी कंप्लीट नहीं होगी, 100% नहीं होगी। वहीं दूसरी चीज़ क्या है कि एब्जॉर्ब्ड ड्रग में अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको बताया था कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, पोर्टल वेन से कुछ ड्रग जो है वो लीवर में पहुंच जाती है और जो है लीवर में वो जाने के बाद में वो मेटाबोलाइज हो जाती है और उसका जो है अमाउंट जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है और कंप्लीट ड्रग मिल नहीं पाती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ देखें कि एब्जॉर्ब ड्रग में अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन इंटेस्टाइनल वॉल और लीवर और बी एक्सक्रीटेड इन बाइल। तो यहाँ आप देखें कि इनकम्प्लीट बायो अवेलेबिलिटी आफ्टर सबक्यूटेनियस और आईएम इंजेक्शन लेस कॉमन बट मे अकर ड्यू टू लोकल बाइंडिंग ऑफ द ड्रग। हालांकि जो है जो सबक्यूटेनियस और आईएम इंजेक्शन से भी जो है इनकम्प्लीट बायो अवेलेबिलिटी हो सकती है, बहुत कम होती है हालांकि, लेकिन ये जो है यहाँ क्या होता है कि जब ड्रग की लोकल बाइंडिंग होती है टिश्यूज़ के साथ में तो उस केस में बायो अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। तो ये बायो अवेलेबिलिटी हुआ, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन हुआ। ग्राफ में मैंने आपको समझाया, एग्जाम में आपका आ भी सकता है। तो यहाँ देखें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। अब हम देखें कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखें कि कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मैंने बताया कि इट इज़ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग बिफोर इट रीचेज इन ब्लड और सर्कुलेशन। क्या है कि ब्लड और सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ये ड्रग जो है मेटाबोलाइज हो जाती है और इसीलिए इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बिफोर पासिंग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन ड्रग एंटर्स इनटू लीवर थ्रू पोर्टल सिस्टम। और जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले जो है ये ड्रग जो क्या करती है, ये लीवर में एंटर कर जाती है थ्रू पोर्टल सिस्टम, और इस वजह से जो है वो काफ़ी ड्रग जो है उसमें मेटाबोलाइज हो जाती है और मेटाबोलाइज होने के बाद में कंप्लीट ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बायो अवेलेबिलिटी भी 100% नहीं होगी, तो बायो अवेलेबिलिटी इसमें कम रहेगी। फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो हार्ट डिजीज़ में इसको देते हैं, जाने पेक्टोरिस वगैरह में। तो यहाँ पे क्या है, गिवन बाई सबलिंगुअल रूट, गिवन बाई इसको हम जो जीभ के नीचे, जो टंग के नीचे का जो पार्ट होता है उसमें जब टंग के नीचे इसको रखा जाता है और उस सबलिंगुअल रूट से इसको देते हैं और इसका बहुत जल्दी इसका इफेक्ट आता है क्योंकि लीवर इसमें बाईपास हो जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता और डायरेक्ट ब्लड जो है ब्लड में ड्रग पहुंच जाती है। तो यहाँ आप देखें गिवन बाई सबलिंगुअल रूट नाइट्रोग्लिसरीन, इसको याद कर लें, बहुत अच्छे से याद कर लें इसको, नाइट्रोग्लिसरीन जो कि इसको हम सबलिंगुअल रूट से देते हैं। ऑन गिविंग बाई ओरल रूट, अगर हम इसको ओरल रूट से देते हैं तो नाइट्रोग्लिसरीन को देने से पहले हमें लोडिंग डोज देनी होती है। लोडिंग डोज क्या होती है कि लोडिंग डोज क्या होती है, दिस इज़ द ए सिंगल और फ्यू क्विकली रिपीटेड डोजेज, सिंगल और फ्यू क्विकली रिपीटेड डोजेज गिवन इन द बिगिनिंग टू अटेन टारगेट कंसंट्रेशन रैपिडली, जिससे कि जो टारगेट कंसंट्रेशन है वो अटेन हो जाए। इसलिए सिंगल या कई सारी डोज जो है रिपीटेडली हम उसको बार बार उसको देनी पड़ती है, जिससे कि टारगेट कंसंट्रेशन जो वो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है ड्रग का वो हमें वो ब्लड में पहुंच जाए, तो इसको हम लोडिंग डोज कहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन को लोडिंग डोज ना दे करके हम सबलिंगुअली इसको देते हैं, और जिससे कि लीवर बाईपास हो जाता है और इसमें जो है आपका जो है बहुत क्विक इफेक्ट आता है, मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे हम देखें
it may be calculated as loading dose is equal to target Cp upon into V upon F. Thus loading dose is governed by V वॉल्यूम and not by clearance CL और T half. इसको हम बाद में देखेंगे यार की. नेक्स्ट है इसमें नेचर ऑफ ड्रग. एक तो हुआ आपका कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वी आर स्टडिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी. तो नेचर ऑफ ड्रग में क्या है, इफ द ड्रग इज़ हाईली वाटर सॉल्युबल, अगर ड्रग जो है हाईली वाटर सॉल्युबल है और हाईली आयोनाइज्ड है, तो इस केस में क्या होगा, ड्रग इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड, ड्रग्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी. मैंने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया पहले भी कि अगर वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, अगर आयोनाइज्ड है या चार्ज्ड है वो एब्जॉर्ब नहीं होती. तो इस केस में जो है ये ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होंगी. तो ये नेचर ऑफ ड्रग. और भी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, जो हमने एब्जॉर्प्शन में डिस्कस की थी, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी. वहाँ देखें हम जो है हाईली आयोनाइज्ड ड्रग एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसमें एग्जांपल हम देते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोस्टिग्मिन आर पुअरली एब्जॉर्ब्ड व्हेन गिवन ओरली. ये क्या है, जब इसको ओरली हम इसको देते हैं तो क्योंकि आयनाइज्ड ड्रग होती हैं ये, तो ये हाईली आयनाइज्ड हैं, नियोस्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोस्टिग्मिन, तो ये जो है पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं. वहीं हम देखें कि ड्रग विच आर हाईली लिपिड सॉल्युबल, जो ड्रग जो है ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल, तो मैंने आपको बताया ही था, और हाइड्रोफोबिक हैं, जो हाइड्रोफोबिक और हैव नो चार्ज, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, नो वाटर सॉल्युबिलिटी, तो ये जाहिर सी बात है कि ये एब्जॉर्ब्ड क्विकली बहुत फास्टली एब्जॉर्ब होगी. क्योंकि मैंने बताया था कि लिपिड जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती हैं, वो लाइपोप्रोटीनिक होती है नेचर में, लिपिड बाइलेयर की बनी होती हैं. इसलिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, अनचार्ज ड्रग्स, ये बहुत क्विकली एब्जॉर्ब होती हैं, बहुत जल्दी से फास्टली एब्जॉर्ब होती हैं. एग्जांपल इसमें हम देखें कि इंसुलिन एंड पेनिसिलिन जी, ये दो ड्रग हैं. इंसुलिन क्या है, इज़ ए पेप्टाइड इन नेचर, पेप्टाइड होता है नेचर में, और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, स्टमक के अंदर जाने के बाद में ये डिग्रेड हो जाता है, GIT में जाने के बाद में डिग्रेड हो जाता है बाई पेप्टाइडेजेस एंड देयर फोर नॉट गिवन बाई ओरल रूट. जो पेप्टाइडेजेस एंजाइम्स होते हैं उनसे ये एसिड से ये डिग्रेड हो जाता है, और इसलिए हम इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या ओरल रूट से इसको नहीं देते हैं. आपने देखा भी होगा कि इसलिए जो इंसुलिन है वो केवल इंजेक्शन से ही देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं. और आपने देखा भी होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पर्सन होते हैं, वो इंसुलिन के इंजेक्शन खुद ही लेते हैं. दूसरा एग्जांपल इसमें है पेनिसिलिन जी. पेनिसिलिन जी इज़ इनएक्टिवेटेड बाई स्टमक एसिड एंड इज़ इनफेक्टिव बाई ओरल रूट. ये भी जो है क्या है कि ये स्टमक में जो एसिड होता है इससे इनएक्टिवेट हो जाती हैं पेनिसिलिन जी, और इसलिए जो है ओरल रूट से ये इनइफेक्टिव होती हैं, इसका इफेक्ट नहीं आता, और इसलिए ऐसी ड्रग्स को जो है ये ओरल रूट से नहीं देंगे, और ये क्योंकि ओरल रूट से ये बायो अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, इसके लिए इनको इंजेक्शन से ही दिया जाता है. इसके बाद में नेक्स्ट है, वी आर स्टडिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी. नाउ पार्टिकल साइज. पार्टिकल साइज में क्या है, पार्टिकल साइज डिटरमाइंस द सरफेस एरिया विच विल बी इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड्स. द स्मॉलर द पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज स्मॉल होगा तो लार्जर वुड बी द सरफेस एरिया, हैंस क्विकर डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन. पार्टिकल साइज कम होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो डिसोल्यूशन फास्टली होगा और एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा. इसमें एग्जांपल भी हम देते हैं ग्लाइसोफल्विन. ग्लाइसोफल्विन एंटी फंगल मेडिसिन है, जो फंगस या फंगल इन्फेक्शन में इसको यूज़ करते हैं. ये इसलिए दो फॉर्म में आती है, हालांकि अभी लेटेस्ट और भी आती है तो अलग बात है. तो ये जो है दो फॉर्म में आती है, एक नॉर्मल और एक माइक्रोफाइंड. जो नॉर्मल है वो बायो अवेलेबिलिटी उसकी लेस, कम बायो अवेलेबिलिटी होगी, जबकि जो माइक्रोफाइंड है, जो कि इसके पार्टिकल साइज़ बहुत स्मॉलर हैं, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जस्ट डबल हो जाती है. तो ये इफ़ेक्ट पड़ता है पार्टिकल साइज़ का सरफेस एरिया पे और बायो अवेलेबिलिटी पे. मैंने आपको बताया कि बिकॉज
in the microfine form particle size is decreased and surface area is increased, so absorption is also increased. नेक्स्ट हम देखें कि डिसोल्यूशन रेट ड्रग जो हम लेते हैं कि फॉर ए ड्रग टू रीच इन सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम डोसेज फॉर्म इट हैज़ टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डीएग्रीगेशन एंड डिसोल्यूशन। भाई आपने कोई टैबलेट ली, टैबलेट सॉलिड होती है और जब उसको पानी से उसको खाया जाता है, लिया जाता है, उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, तो स्टमक में जाने के बाद में वो क्या होगा, पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी वो। पहले उसे हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन या डीएग्रीगेशन। छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने के बाद में वो जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक यूसिस होते हैं उनके साथ मिल करके सॉल्यूशन फॉर्म आ जाती है और उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, और डिसोल्यूशन होने के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन होता है और वो ड्रग ब्लड में पहुंचती है। यहाँ आप देखें जैसे कि सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड, थोड़ा इसको कंसाइज कर लेते हैं, हाँ, सॉलिड डोसेज फॉर्म लिया, यहाँ पे इसका डिसइंटीग्रेशन और डीएग्रीगेशन हुआ, सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स बने, उसके बाद में डिसोल्यूशन होता है स्टमक के अंदर और ड्रग इन सोल्यूशन, ड्रग जो है फिर सोल्यूशन फॉर्म में आ जाती है और एब्जॉर्प्शन साइट पर, और वहाँ से क्या है कि परमेशन अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, वहाँ से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है ड्रग, और वहाँ उसके बाद में जो है ड्रग जो है बॉडी में, पूरी बॉडी में पहुँच जाती है वाया ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन से ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ड्रग पूरा। तो ये हुआ आपका जो है डिसोल्यूशन रेट। अब आगे हम देखते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डोसेज फॉर्म जनरली फॉलोज द फॉलोइंग ऑर्डर। जो जनरल डोसेज फॉर्म होती हैं तो उसके हिसाब से जो बायो अवेलेबिलिटी कैसे होती है, तो सबसे ज़्यादा जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो होती है सॉल्यूशंस की, इसकी सॉल्यूशन फॉर्म की, देन सस्पेंशन, देन पाउडर, देन कैप्सूल, देन कोटेड टैबलेट्स। तो ये सीक्वेंस है कि सबसे जो कम बायो अवेलेबिलिटी होगी इन फॉर्मुलेशंस में वो कोटेड टैबलेट की होगी। ये हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। नाउ बायो इक्विवेलेंस, बायो इक्विवेलेंस किसे कहते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू ड्रग्स। बायो इक्विवेलेंस, दो ड्रग का कंपैरिजन क्या है कि टू ड्रग्स फॉर्म या टू डोसेज फॉर्म्स दैट डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आर टर्म्ड एज बायो इक्विवेलेंट। दो ड्रग हैं अगर और उनको अगर दिया जाता है तो उनका जो बायो अवेलेबिलिटी सेम रहती है तो उसे हम कहते हैं बायो इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ देखें कि इफ़ टू ड्रग्स आर टेकन एट सेम टाइम एंड सेम कंसनट्रेशन, अगर सेम टाइम पे सेम कंसनट्रेशन लिया जाता है तो दे टेक सेम टाइम टू रीच पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन। अगर दोनों बायो इक्विवेलेंट हैं तो इन दोनों को जो है पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन पे पहुंचने में सेम टाइम लगेगा, और ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं बायो इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल आइबुप्रोफेन और फेनोप्रोफेन। यहाँ डोज हम देखें तो आइबुप्रोफेन की जो डोज़ है वो 400 से 800 मिलीग्राम TID ट्राइटरिनडाई दिन में 3 बार, और जो फेनोप्रोफेन की जो डोज़ है वो 100 से 800 मिलीग्राम TID, 100 to 800 मिलीग्राम TID। तो ये दोनों जो ड्रग हैं वो ये बायो इक्विवेलेंट है, दोनों ड्रग बायो इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट टर्म है थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस। थेरेप्यूटिक मीन्स जो इफेक्ट है ड्रग का उसे हम कहते हैं थेरेप्यूटिक। जैसे दो ड्रग्स हैं, अगर टू ड्रग्स आर कंपेरेबल इफ़ एफिकेसी और एक्टिविटी एंड सेफ्टी इज़ सेम। अगर दो ड्रग हैं उसकी एफिकेसी और एक्टिविटी दोनों की सेम है तो उसे हम कहते हैं थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस। फॉर एग्जांपल डाइक्लोफेनेक हमने ऊपर देखा, 50 मिलीग्राम TID इसको देते हैं, तो ये थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट है अबव मेंशन ड्रग की। तो ये आपका जो है बायो अवेलेबिलिटी हुआ, आप इसको पढ़ लें और इसको एक बार अच्छे से देख लें। और ये नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स हैं, हैंड आउट नोट्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और कई बुक से, सेवरल बुक से मिला करके ये बनाए गए हैं, और इसलिए मैं इनको डिस्कस करता हूँ। और इससे के थ्रू आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ सकती है। और अगर आपको ये नोट्स आपको अच्छे लगते हैं और आपको ये लेक्चर समझ में आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स को भी इनको शेयर कर दें जिससे काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।